तो टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में आज अपन पढ़ेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भी? ऑटो ट्रांसफार्मर। तो अपने संरचना के आधार पे पढ़ लिया था और कोर पदार्थ के आधार पे पढ़ लिया था। तो कोर पदार्थ के आधार पे अपने 3 टाइप के पढ़े थे, एयर कोर, आयरन कोर, फेराइट कोर। फिर अपने कोर संरचना के आधार पे 3 टाइप के पढ़े थे। पहले कौन सा पढ़ा था? कोर टाइप, शेल टाइप, रिंग टाइप, 3 पढ़े थे। तो अब आज पढ़ेंगे अपन ऑटो ट्रांसफर। अब ऑटो ट्रांसफर में जो आपके पास सामान्य ट्रांसफर है उनमें क्या दिक्कत है, क्या अंतर है, वो आपको पता करना है। देख बेटा मुकेश, देख बेटा ऊपर। अब तक अपन पढ़ रहे थे सामान्य ट्रांसफार्मर के बारे में। ये आपके पास है सामान्य ट्रांसफार्मर। अब ये बताओ संरचना कौन सा टाइप बना रहा हूं? कोर टाइप बना रहा हूं, शेल टाइप बना रहा हूं? याद कराया था? ILU, EIMITU याद कराया था ऐसे कुछ? अरे याद कराए थे। अब देखो ये आपके पास होते कोर टाइप। क्या होते भी? कोर टाइप। अब कोर टाइप में आपके पास 2 वाइंडिंग है। कितनी वाइंडिंग है भी? 2 वाइंडिंग। एक का नाम HV है, एक का नाम क्या है? LV। एक का नाम प्राइमरी, एक का नाम क्या भी? सेकेंडरी। जो अपन बार बार पढ़ते आ रहे नहीं आ रहे। देखो यहां से चंडीगढ़ ALM में पहला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट किया उसने, तो इसलिए आपको पता होने चाहिए। मतलब देखिए बेसिक बातें जो आपको यहां से पता होनी चाहिए। तो यहां पर आपके पास 2 वाइंडिंग। कितनी वाइंडिंग है? 2 वाइंडिंग। तो जब भी अपन एक सामान्य ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो दोनों वाइंडिंग विद्युतीय रूप से विच्छेदित होती हैं। क्या होती हैं? क्या इनके बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? क्या कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? नहीं है। पर क्या चुंबकीय कनेक्शन होता है कि नहीं होता? तो इनके बीच में जो संयोजित होने वाला चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या होता है? कॉमन होता है। क्या होता है भी? कॉमन। अरे होता ही नहीं होता। जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है वो दोनों से क्या करता है भी? कॉमन होता है। क्या होता है भी? कॉमन। जिसका नाम अपन ने रखा था φm। क्या रखा था भी? फाई। तो यहां दोनों वाइंडिंग चुंबकीय रूप से संयोजित होती हैं परंतु विद्युतीय रूप से विच्छेदित होती है। क्या होती है भी? मैग्नेटिकली क्या होती है? आइसोलेटेड। चुंबकीय रूप से इलेक्ट्रिकली क्या होती है? आइसोलेटेड होती है। और चुंबकीय रूप से क्या होती है? अब देखिए भी यहां पर अपन ने कहा था अगर आपके पास K = 1 है, K = क्या भी? 1 है, तो अपन ने कहा था इसे काम लेते हैं अवरोधन ट्रांसफर की बात है। क्या किसकी बात है? अगर आपने यहां लोड लगा रखा है तो इस लोड में अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो ये जो फॉल्ट है वो आपका प्राइमरी की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। अगर कोई यहां फॉल्ट आता है तो उसके कारण जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो आपकी प्रभावित नहीं होगी। इसका ये फायदा है। अगर यहां कोई फॉल्ट आता है तो इधर वाली साइड आपकी प्रभावित नहीं होगी। ठीक है भी? अब अगर अपन बात करें जो पावर ट्रांसफर होती है वो केवल होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण। किस कारण है? तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन इसके बीच में नहीं है। सही है क्या? तो आपको मैंने 3 अंतर बता दिए बातों में। बताओ कितने अंतर बता दिए? 3। बताओ समझ में आएगी नहीं? इसमें दोनों वाइंडिंग विद्युतीय रूप से संयोजित नहीं होती हैं। पहला अंतर समझ में आ गया? तो कैसे संयोजित होते हैं? केवल चुंबकीय रूप से संयोजित होती हैं। वाइंडिंग की संख्या कितनी है? 2। वाइंडिंग की संख्या कितनी है? 2। अब यहां जो पावर ट्रांसफर होती है वो केवल विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण होती है। किसके कारण होती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण ट्रांसफर होती है। ठीक है भाई? अब अपने दूसरा ट्रांसफर बनाया है जिसका नाम है ऑटो ट्रांसफर। क्या भी? अब इसमें क्या है? अगर मैं इसमें भी वाइंडिंग 2 बना देता तो क्या ये ऑटो होता? ये नहीं होता। अगर यहां 2 वाइंडिंग है तो यहां वाइंडिंग कितनी होगी? 1। यहां केवल वाइंडिंग 1 ही होती। समझ में आ गए? 1 ही वाइंडिंग है। यहां 2 है तो यहां कितनी है? 1 वाइंडिंग। अब देखिए इस वाइंडिंग के साथ अपन लेते हैं टेपिंग। क्या लेते हैं भी? टेपिंग। मान लेते हैं यहां मैंने दे रखी है सप्लाई। क्या दे रखी है भी? सप्लाई। ये आपने वो V1 वोल्टेज लगा दी। अब जिस साइड पे अपन सप्लाई लगाते हैं वो क्या कहलाती है? प्राइमरी। क्या कहलाती है? प्राइमरी। अब बताओ मैंने सप्लाई ज्यादा घेरों की तरफ लगाई कि नहीं लगाई? ये घेरे ज्यादा कि नहीं ज्यादा? तो ये साइड कौन सी होगी? HV। क्या होगी? H होगी। अगर घेरे ज्यादा है तो क्या है? HV। अब अगर मैं यहां पे लगा रहा हूं लोड। क्या लगा रहा हूं भी? लोड। यहां मैं लगा रहा हूं लोड। क्या लगा रहा हूं भी? लोड। अब बताओ यहां पर वोल्टेज बताओ कम मिलेगी ज्यादा मिलेगी? इस लोड के सिरों में बताओ घेरे कम है ज्यादा? ये बताओ। यहां घेरे क्या कर दिए? कम। यहां घेरे क्या कर दिए? ये बताओ LV साइड होगी नहीं होगी? तो ये बताओ ट्रांसफर स्टेप अप है स्टेप डाउन है? स्टेप है डाउन। समझ में आ गया? अब देखिए वाइंडिंग कितनी है? 1। वाइंडिंग कितनी है? 1। यहां वाइंडिंग कितनी है?
2। अब यहाँ वाइंडिंग आपकी बताओ, इससे ये जो लोड है इस ऊपर वाली वाइंडिंग से डायरेक्ट लिंक हो गया नहीं हो गया? अरे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया नहीं कर दिया बाहर को? क्या इस बार आपका बाहर यहाँ डायरेक्ट ऐसे जुड़ा हुआ था क्या कहीं? केवल चुंबकीय रूप से था। यहाँ चुंबकीय रूप से भी है और विद्युतीय रूप से भी, यहाँ चुंबकीय रूप से भी है और विद्युतीय रूप से भी। तो बताओ दोनों से कनेक्ट हो गया नहीं हो गया? तो यहाँ दोनों वाइंडिंग आपकी विद्युतीय रूप से भी संयोजित होती हैं और चुंबकीय रूप से भी संयोजित होती हैं। वहां केवल चुंबकीय रूप से वाइंडिंग के कितनी है? यहाँ वाइंडिंग कितनी है? 1। अब तो देखें ये आपका है स्टेप डाउन। क्या है? अब कई लोगों के बीच में ये भ्रांति रहती है कि ऑटो ट्रांसफार्मर के स्टेप डाउन होता है, वो स्टेप अप नहीं कर। ऐसा जरूरी नहीं। अगर मैं वोल्टेज यहाँ लगा देता और लोड यहाँ लगाता, स्टेप अप हो जाएगा। तो इससे स्टेप अप भी किया जा सकता है, स्टेप डाउन भी किया जा सकता है। कि एक दिन एक से कम भी हो सकता है, कि एक से ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर जो पावर ट्रांसफर होगी वो दोनों तरीकों से होगी, प्रत्यक्ष चालन के कारण भी होगी और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण भी होगी। बताओ किस कारण? ये जो वाइंडिंग है, मान लेते हैं कि अपन इसका वाइंडिंग का नाम लेते हैं, इसका ए भाग लिख देते हैं, ये ए, इसको अपन लास्ट वाले को बी लिख देते हैं, बी, और ये क्या लिख देते हैं? सी। ये ए सी भाग डायरेक्ट जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ? ये तो करेगा प्रत्यक्ष। क्या करेगा? प्रत्यक्ष। इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष चालन। और ये जो बी सी भाग होगा वो इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं हुआ, ये करेगा ट्रांसफॉर्मेशन। किस कारण? इसे बोलेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये वाला जो भाग है वो करेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो यहां जो शक्ति है वो दोनों तरीके से ट्रांसफर होगी, प्रत्यक्ष चालन के कारण भी ट्रांसफर होगी और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण भी ट्रांसफर होगी। बताओ इतनी बातें समझ में आई नहीं? अरे अंतर समझ में आ गया दोनों में? तो ऑटो ट्रांसफार्मर और सामान्य ट्रांसफार्मर में क्या अंतर समझ में आई नहीं है? अरे आ गया, पक्की बात है। अब तो देखें, अब अपन इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है भी। और बातें भी अपन डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ठीक है भी। अब सबसे पहले अपन पता करेंगे कि कितनी पावर आपकी प्रत्यक्ष चालन के कारण ट्रांसफर होगी और कितनी पावर आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण होगी। अपने कहा कि पावर दो तरीकों से ट्रांसफर होगी, एक तो प्रत्यक्ष चालन के कारण, दूसरी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के। तो वापस अपन डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं। ये अपने पास पूरी एक ही वाइंडिंग है, ए से लेके बी तक, समझ में आ गया? अब अपने इतने भाग को, इस बीसी भाग को यहां पे अपने लगा रखा है लोड। क्या लगा रखा है अभी? लोड। ये आपका बी है और यहां अपने लगा दिया लोड। यहां पर आपके पास आरोपित वोल्टता का मान है V1। क्या भी? V1। प्राइमरी साइड में जो धारा प्रवाहित होती है उसका नाम होता है I1। क्या होता है भी? I1। अब यहां से अगर इस I1 धारा जा रही है तो इस AC पोर्शन में भी धारा कौन सी जाएगी? I1। और यहां तक धारा कौन सी आएगी? I1। अब जो सेकेंडरी बाहर होता है उसमें धारा कौन सी जाती है? I2। क्या जाती है भी? I2। सेकेंडरी में धारा कौन सी जाती है भी? I2। ठीक है भी। स्टूल के आएगा सर, 5 मिनट ले लो, बैठ। सेकेंडरी में धारा कौन सी जाएगी भी? I2। समझ में आ गया? अब देखिए, अब अगर अपन यहाँ पे इस पोर्शन में धारा देखना चाहें, इसमें कौन सी जाएगी? अगर अपन इसका अपोजिट डायरेक्शन लगाएं, क्या लगाएं भी? अपोजिट। तो यहां पर लिखेंगे अपन I2 माइनस I1। I2 माइनस I1। देखो कैसे भी अपोजिट कैसे। और यहां पर जो वोल्टेज आएगी उसका नाम होगा V2। क्या होगा भी? V2। लोड किस नंबर पे वोल्टेज कौन सी आएगी? V2। अब देखो इसको अपने I2 माइनस I1 क्यों लिखा वो बताता हूं। क्योंकि अपने को क्या बनाना है? एक संबंध बनाना है कि आपकी पावर कितनी ट्रांसफर होगी। अब देखिए भी, अगर अपन इस नोड पे लगाते हैं KCL। क्या लगाते भी? KCL। ऊपर से आने वाली धारा कौन सी है? I1। I1 में से क्या चलेगी इधर? I2। तो अगर अपन नीचे की तरफ लेके आते हैं तो इसको लिखते हैं I1 माइनस I2। सही है क्या? अगर अपन इसको नीचे लेके आते हैं तो लिखते हैं I1 माइनस, परंतु अपने इसकी डायरेक्शन क्या कर दी? चेंज। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या लगाना पड़ता है? साइन माइनस का। क्या लगाना पड़ता है? माइनस। तो अगर इसको माइनस के निशान के साथ खोलोगे ये हो जाएगा माइनस I1 प्लस I2। ये हो जाएगा I2 माइनस I1। तो डायरेक्शन अपने क्या कर दी? चेंज कर। क्या कर दी भी? चेंज। अब आपके पास दो पावर ट्रांसफर होगी, एक तो डायरेक्ट होगी भाग AC के द्वारा और एक किसके कारण होगी? भाग BC के द्वारा। ये होगी किसके कारण? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। पर टोटल पावर ट्रांसफर कितनी होगी? जितनी इसके ट्रांसफर की रेटिंग होगी। और ट्रांसफर की रेटिंग किसमें होती है? KVA में।
अब टोटल पावर ट्रांसफर आपको करनी है, टोटल पावर जो ट्रांसफर करनी है वो करनी है V2I2। क्या करनी है भी? V2I2। ये टोटल पावर ट्रांसफर होगी लोड को, वो कितनी हुई? V2 गुणा में I2। अब इस टोटल पावर ट्रांसफर का कितना भाग आपने भाग AC से हो रहा है उसको बात कर, कितना भाग BC से। तो जो भाग BC से हो रहा है वो हो रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो भाग BC के द्वारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण शक्ति ट्रांसफर, शक्ति ट्रांसफर। अब देखो यहां पर इस भाग BC में वोल्टेज बताओ यहां तक कितनी है? V2, और धारा कितनी आ रही है? I2 माइनस I1। तो यहां पे क्या आएगा? V2 और धारा कितनी आ रही है? I2 माइनस I1। आया कि नहीं आया बताओ? अब इसको गुणा कर लो अंदर, तो ये अपने पास क्या आ गया? V2I2। इसको क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? V2I। अब V2I2 अपन ले लेते हैं कॉमन। क्या लेते हैं भी? कॉमन। तो कॉमन लेंगे तो इसमें भाग दे देंगे, तो ये कितना आ गया? 1। और यहाँ V2I1 में भाग दे देते हैं V2I2। अरे सही है क्या? V2 से V2। अब I1 भाग I2 पर पूछ पड़ क्या है? रेशियो पड़ा है कुछ ऐसा? अरे K बराबर क्या होता है? I1 भाग I2। तो यहां पर लिख देंगे V2I2 1 माइनस K। ये पावर ट्रांसफर होगी आपकी भाग BC के द्वारा, भाग BC। ये क्या है इसका? ये कौन सा किसके कारण हुई? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अब ये जो भाग AB है, जो भाग AC है, इसके कारण भी पावर ट्रांसफर होगी, पर ये होगी प्रत्यक्ष। क्या होगी भी? प्रत्यक्ष। तो भाग AC के कारण कितनी हुई देखिए? AC है ना भी, भाग AC, भाग AC के कारण प्रत्यक्ष चालन के द्वारा, प्रत्यक्ष चालन के द्वारा शक्ति ट्रांसफर। अब टोटल कितनी हुई अपने पास? V2I2। अरे सही है क्या? टोटल कितनी हो रही है? V2I2 में से कौन सी घटा दें? प्रत्यक्ष चालन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाली, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण शक्ति ट्रांसफर। तो यहां अपने पास क्या गया? V2I2। अब बताओ विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण कितनी हुई थी? K। अरे हुआ था कुछ? V2I2 1 माइनस K। V2I2 1 माइनस K हुआ था। अब इसको गुणा कर लो अंदर, V2I2 इसको गुणा करो V2I2, इसको माइनस से खोलो तो क्या हो जाएगा? प्लस K V2I2। इन क्या कर दो? कैंसिल। ये आपके पास K गुणा में, K आपके पास क्या है? टर्न रेशियो या धारा रेशियो। K गुणा में V2 गुणा में I2, जो पावर ट्रांसफर होगी वो किसके कारण होगी? भाग AC। और ये होगी प्रत्यक्ष चालन के। अब अपन से एक क्वेश्चन लिया जाए तो कैसे करेंगे देखिए। एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग कितने केवी भी? 20 केवी। यदि K बराबर 1/4 हो तो प्रत्यक्ष चालन तथा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण के कारण शक्ति ट्रांसफर ज्ञात करें। बताओ कैसे आएगी मान? ज्ञात करें। तो जिसमें से 1 माइनस K हुआ था वो तो गया इनडायरेक्ट। क्या हो गया? इनडायरेक्ट। अरे इनडायरेक्ट होगा ना, तो इनडायरेक्ट कर मतलब 1 माइनस K। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण कितनी हो जाएगी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण शक्ति ट्रांसफर।
शक्ति ट्रांसफर। इसमें क्या लिखें, टोटल V2 इंटू I2 1 माइनस के, V2 I2 का मान कितना आ गया 20 गुणा में 1 माइनस 1 बटा में 4, ये सोल्व कितना है 3 बटा में 4, तो 20 गुणा में 3 बटा में 4 कितना बार घटा 5 बार, कितना आ गया 15। तो टोटल में से 15 तो किसके ट्रांसफर हुई, चुंबकीय प्रेरण, बाकी किसके कारण होगी डायरेक्ट कारण। तो डायरेक्ट वाले में क्या लिखोगे, प्रत्यक्ष चालन के कारण, के कारण। ये क्या है भी, के गुणा में V2 I2, ये कितना है 1 बटा में 4, और V2 I2 कितना है 20, ये कितना आ गया 5 के वी। समझ में आएगी नहीं है। इसी तरह आपके दो तरह से पावर ट्रांसफर होती है, एक तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, दूसरी प्रत्यक्ष चालन। अब यहाँ पे कुछ अंतर हैं वो देखिए भी, क्या क्या अंतर है अपने पास पढ़ें में। अगर आपके पास एक साधारण ट्रांसफार्मर है और एक ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या क्या अंतर पड़े वो देखिए, क्या क्या पड़ा। केवल कितनी होती है वाइंडिंग, एक होती है। इसमें कितनी होती है, 2 होती है। प्राथमिक एवं द्वितीय वाइंडिंग विद्युत तथा चुंबकीय रूप से जुड़ी होती हैं, ठीक है भी, उधर केवल किसे चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। अब अगर दोनों वाइंडिंग जुड़ेंगी तो क्या विद्युत पृथक्करण हो पाएगा भी, नहीं होता है, तो इसमें पूर्ण रूप से होता है। अब देखिए यहां पर आपके पास क्या होता है, कॉपर भी क्या लगता है कम लगता है, के टाइम्स कॉपर क्या लगता है कम, तो यहाँ तांबा लागत भी क्या होती है कम, यहाँ तांबा लागत क्या होती है अधिक। अब अगर आपके पास तांबा लागत कम है तो आकार बताओ छोटा या बड़ा, अरे छोटा या बड़ा, तो आकार में भार क्या होता है कम होता है, इसका आकार में भार क्या होता है अधिक होता है। और अगर तांबर लागत कम है तो पैसे कम लगेंगे ज्यादा लगेंगे, तो लागत भी क्या होती है कम, यहाँ लागत क्या होती है अधिक। समझ में आ गया। और देखो क्षमता एफिशिएंसी क्या होती है अधिक, देखो यहाँ पर कॉपर कम लगता है तो कॉपर लॉसेस क्या होते हैं कम, तो दक्षता क्या हो जाएगी ज्यादा, यहाँ दक्षता क्या होती है कम। और देखो वोल्टेज नियमन क्या होता है बेहतर होता है, अगर आपका अगर कॉपर कम लग रहा है तो प्रतिरोध वोल्टेज ड्रॉप क्या हुआ कम, तो वोल्टेज क्या मिलेगी ज्यादा, तो क्या हो जाएगा अभी अच्छा होता है, यहाँ क्या होता है अभी कम होता है। अगर अपन यहाँ बात करें अधिक क्षमता के प्राप्त की जा सकती है, अधिक रेटिंग बढ़ा सकते हैं, इधर अपने पास क्या भी अपेक्षाकृत क्या होती है भी कम होती है। और सुरक्षा क्या होती है कम होती है ज्यादा होती है, तो दोनों वाइंडिंग क्या होती है जुड़ी होती है, तो सुरक्षा क्या होती है भी कम होती है, यहाँ क्या होती है ज्यादा होती है। कम वोल्टेज अनुपात लगभग समान वोल्टेज के लिए उपयुक्त है, ठीक है भाई, और यहाँ पे क्या किसी भी वोल्टेज अनुपात के लिए बनाए जा सकते। अब हम लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। अब बताओ ये क्वेश्चन बताओ, ऑटो ट्रांसफर किस कार्य सिद्धांत पे काम करता है, और मशीन पूछे तो कोई भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑटो ट्रांसफर का सबसे बड़ा दोष क्या है, प्राथमिक एवं द्वितीय परिपथ के बीच में विद्युत पृथक्करण नहीं होता है, दोनों वाइंडिंग क्या होती है एक दूसरे क्या होते हैं जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन देखो, ऑटो ट्रांसफर की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, एक ही वाइंडिंग का कुछ भाग दोनों के लिए क्या होता है सामान्य होता है, होता ही नहीं होता, एक ही वाइंडिंग के दो भाग क्या होते हैं समान। अगला क्वेश्चन देखो, ऑटो ट्रांसफर में प्राथमिक और द्वितीय वाइंडिंग कैसी होती हैं, विद्युत तथा चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई, सी ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, तांबे की आवश्यकता कैसी होती है, क्या होती है भी कम होती है, तांबा लागत क्या होती है कम होती है। शक्ति स्थानांतरण मुख्यतः किस प्रकार से होता है, जिससे अपने लिखा था प्रत्यक्ष चालन, क्या लिखा था प्रत्यक्ष चालन, और प्रेरण दोनों के द्वारा। अगला पढ़ो भाई, सही है, दो वाइंडिंग होती है पृथक्करण होता है कि नहीं होता, इसमें विद्युत पृथक्करण होता है नहीं होता है, इसकी लागत क्या होती है कम, दक्षता क्या होती है कम, ज्यादा होती है, लागत क्या होती है भी। एक ऑटो ट्रांसफार्मर का टर्न अनुपात 2:1 है, 2:1 क्या भी 1। बताओ यदि प्राथमिक वोल्टेज 440 है तो द्वितीय वोल्टेज मान कितना है, तो स्टेप अप है स्टेप डाउन है, ये स्टेप है डाउन, तो यहां पर अपने पास क्या है N2 कितना है 1, तो N1 कितना है 2, अरे सही है क्या, तो आधी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो 420 का करोगे आधा कितना हो जाएगा 200। ये क्वेश्चन बताओ, एक ऑटो ट्रांसफार्मर की कुल आउटपुट क्षमता 20 kVA है,
यदि प्रेरण द्वारा शक्ति ट्रांसफर कितने केवी है, 5 केवी, तो बाकी किसके जाने जाएगी, अरे बाकी किसके जाने जाएगी, चालकता है तो वो कितनी जाएगी, 15 केवी। समझ में आ गए सारे क्वेश्चन? ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे इसके बारे में।